प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के समकालीन भारत भाग 2 के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं प्रश्नों में से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें से 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो संसाधन और विकास बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव बायोटिक और दूसरा अजैव एबायोटिक। आपसे अब यह प्रश्न पूछा जाएगा कि जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है। तो जिसमें जीवन होता है, दिमाग में यही बैठाना है कि जिसमें जीवन होता है, अर्थात मनुष्य, प्राणी जगत, पेड़ पौधे, ये सब जैव संसाधन है। और मिट्टी, वायु आदि जिसमें जीवन नहीं है, अजैव संसाधन है। और ये सब प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव एवं अजैव। और इसके उदाहरण से प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैव कौन सा जैव संसाधन है, बायोटिक है, और कौन अजैव है, एबायोटिक है। अगला प्रश्न है, लौह यस्क किस प्रकार का संसाधन है? अर्थात एक एग्जाम्पल दिया गया है लौह अयस्क के बारे में और इसी से संबंधित इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लौह अयस्क एक अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, संसाधन है। अर्थात एक बार जब हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ 2 तरह के ऑप्शन आपके मिल सकते हैं और दो में से कोई एक रहेगा और जो रहेगा उसे आप चुनेंगे। एक तो यह अनवीकरणीय है और दूसरा यह प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। और एक प्रश्न यह पूछेगा, निम्न में से कौन अनवीकरणीय है, कौन नवीकरणीय है, रिन्यूअल है। अनवीकरणीय किसे कहते हैं, नवीकरणीय किसे कहते हैं? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय है, इसका प्रयोग बार बार हम नहीं करते हैं। अब अगला प्रश्न है, तट रेखा। तट रेखा यानी समुद्र तट जो हम देखते हैं, जैसे भारत का समुद्र तट एक तरफ बंगाल की खाड़ी में शुरू होता है, अरब सागर में, हिंद महासागर में। तो किसी भी देश के समुद्र तट से कितनी दूरी तक के खुले महासागरीय क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय संसाधन माना जाता है? अर्थात मान लिया जाए कि अगर ये भारत का समुद्र तट है तो यहां से कितनी दूरी तक भारत समुद्र का उपयोग करेगा और उसके बाद वाला क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन माना जाएगा। तो समुद्र तट यानी तट रेखा से 200 मील की दूरी तक के संसाधन का उपयोग कोई भी देश करता है, उसके बाद का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन माना जाता है, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। 200 मील के बाद की दूरी को समुद्र में, और वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर की तली पर किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है? अर्थात जो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत 200 मील तक हिंद महासागर के संसाधनों का उपयोग करता है, खोज करने का अधिकार रखता है। तो उसके तलछटी में मैग्नीज की प्रधानता पाई जाती है, मैग्नीज खनिज पाया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन क्या है, अर्थ समिट क्या है? 1992 में ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इन चीजों से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 का अर्थ हुआ कि 2000 ईस्वी के बाद से 21वीं सदी शुरू हो गया है। तो 21 अर्थात 21वीं सदी का विश्व कैसा होगा,
कैसे उसे जलवायु परिवर्तन से, ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। इसलिए कुछ कार्यक्रम तय किए गए जिसे एजेंडा 21 कहा जाता है और यह पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो में तय किया गया था। और इसी सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण विचारधारा आई, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणीय विकास की, अर्थात ऐसा विकास करना जिससे पर्यावरण को ज्यादा हानि नहीं हो और हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो तथा संसाधन को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भी रख सकें। तो इस तरह से पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछता है, एजेंडा 21 के बारे में पूछता है और साथ में सतत विकास, टिकाऊ विकास, पोषणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जैसे मिट्टी, खनिज, वन, जल, ये जितने भी पदार्थ उपलब्ध हैं हमारे पर्यावरण में हमारे चारों ओर, तो जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यह क्या कहलाता है? तो हमारे चारों ओर की उपलब्ध वस्तुएं जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरी करता है वह संसाधन कहलाता है। अर्थात यह प्रश्न आएगा संसाधन क्या है, रिसोर्स किसे कहते हैं, तो आपको यही उत्तर लिखना है, आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो अभी हम लोगों ने लौह अयस्क के रूप में अनवीकरणीय संसाधन को देखे थे। अब नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? तो वह संसाधन जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और यहाँ एग्जाम्पल पूछेगा, उदाहरण से प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय है। जैसे लौह अयस्क को अभी देखे थे, कोयला, पेट्रोलियम जिसका एक बार हम केवल प्रयोग करते हैं, दोबारा नहीं करते हैं। नवीकरणीय जिसका हम बार बार करते हैं। जैसे अगला प्रश्न हम अगर देखें कि जल किस प्रकार का संसाधन है, तो यह नवीकरणीय संसाधन है, बार बार उपयोग करते हैं। वन, लकड़ी काटेंगे फिर उसे लगाएंगे, तो वन इसका उदाहरण होगा। मछली तालाब में पालते हैं फिर पालते हैं, तो मत्स्यन, ये सब नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। हालांकि जल के बारे में एक प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि कौन चक्रीय संसाधन है, साइक्लिक रिसोर्स है, तब वहां आपको उत्तर बनाना होगा जल, वाटर, पानी जिसका हम उपयोग कई रूपों में करते हैं, इसलिए यह चक्रीय संसाधन है। अब एक पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसके लेखक कौन है? तो यह पर्यावरण से संबंधित पुस्तक है और इसी पुस्तक के बाद से पर्यावरण को बचाने की चर्चा हुई थी और यह पुस्तक सुमेशर की है। 1972 में 72 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित, 1992 में फिर हुआ, तो 1972 के बाद यह पुस्तक सुमेशर द्वारा लिखी गई थी। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में इसमें विचार दिए गए हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर मैदान पाया जाता है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% पर मैदान पाया जाता है और 10.7% भाग पर बड़े ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, 18.8% भाग पर पहाड़ियां पाई जाती है और लगभग 27% भाग पर पठार पाए जाते हैं। तो इस तरह से 100% को हम लोग लगभग देख रहे हैं, जिसमें 43% पर मैदान पाया जाता है, लगभग आधा से कुछ कम क्षेत्रफल पर भारत में मैदान पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी, उसके बाद 1988 में बनी और फिर अब नई राष्ट्रीय वन नीति का ड्राफ्ट 2018 में तैयार किया गया है। तो 1952 में जो बनी राष्ट्रीय वन नीति, उसके अनुसार कुल क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत पर वन होना चाहिए? पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना चाहिए। तो ये तो ओवरऑल है कि 33% भाग पर वन होना चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अगर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां 60% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए और अगर वह भाग मैदानी है तो उसके 20% भाग पर वन होना चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। मृदा के सबसे उपजाऊ ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो अगर मृदा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल देखेंगे तो इसके 4 लेयर होते हैं। सबसे नीचे मूल चट्टान और उसके बाद वे मूल चट्टान टूटते फूटते हैं, अपक्षयित होते हैं और सबसे ऊपर वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु के सड़ने गलने से उपजाऊ तत्व पाया जाता है जिसमें हम कृषि कार्य करते हैं। तो यह सबसे ऊपरी परत जो उपजाऊ होता है, जिसमें वनस्पतियों के अवशेष सड़ने गलने से मिल जाते हैं, वह ह्यूमस कहलाता है।
जो ह्यूमस मृदा का सबसे उपजाऊ भाग है, सबसे ऊपर पाया जाता है। लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक विकास भारत के किस राज्य में हुआ है? तो भारत में केरल में लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। वहां लेटेराइट पठार भी पाया जाता है। लेटेराइट मृदा के बारे में पूछेगा कि इसका विकास किस परिस्थिति में होता है, तो लेटेराइट मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां अधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा भी अधिक होती है। उष्ण और शुष्क दोनों परिस्थितियां एक अंतराल पर आते रहती है, जिसके कारण इस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो हमारे देश में उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में हरित क्रांति आई और जिसका एक मुख्य कारण था सिंचाई क्षेत्र में विस्तार होना। तो इन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई और वह नहरी सिंचाई होता है, जिसके कारण मिट्टी में लवणता की मात्रा में वृद्धि हुई है और अधिक सिंचाई, नहरी सिंचाई ही भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण मिट्टी की ऊपरी परत में लवणता में वृद्धि हुई है। सीढ़ीनुमा कृषि किस भौगोलिक प्रदेश की प्रमुख विशेषता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा यानी स्टेप टू स्टेप ऊपर नीचे करके समतल करके खेत बनाए जाते हैं, जिसे सीढ़ीनुमा कृषि कहते हैं। भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। जिस पर नहीं की जाती है गैर कृषि योग्य भूमि कहते हैं। जिस पर कुछ वर्षों के अंतराल पर की जाती है यानी परती छोड़ दी जाती है। कुछ बंजर भूमि है जो कृषि योग्य नहीं रहता है। तो इस तरह से कई प्रकार की भूमि होती है। भूमि का प्रयोग उपयोग उसी तरह से होता है और जिस पर खेती होती है उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। भूमि निम्नीकरण का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूमि निम्नीकरण से उत्पादकता में कमी आती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यही है कि उत्पादकता में गिरावट आती है, कमी आती है। काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मूल रूप से पाई जाती है? तो भारत में काली मिट्टी का निर्माण मूल रूप से पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है और यह बैसाल्ट के टूटने फूटने से हुआ है। पृथ्वी के ऊपर जब लावा ठंडा हुआ, ठंडा होने से बैसाल्ट चट्टान बना। बैसाल्ट का रंग काला होता है और इस बैसाल्ट के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मूल रूप से सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में, फिर दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, तमिलनाडु में कोयम्बटूर के आसपास इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ है। उपजाऊ मिट्टी है, नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें कपास की कृषि सर्वाधिक होती है, अतः इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? तो बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है, एलुवियल सॉइल है। नदियों द्वारा मिट्टी के जमा करने से इसका विकास होता है। जब पुराने जलोढ़ जहां बाढ़ का पानी नहीं फैल पाता है तो उसे बांगर कहते हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। और जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष फैलता है वैसे जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, खादर जलोढ़ कहते हैं, जो मूल रूप से उत्तर बिहार के मैदान, पश्चिम बंगाल के बाढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब मृदा अपरदन क्या है? सॉइल इरोजन क्या है? तो मिट्टी का किसी भी कारण से कट छट कर बह जाना मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन कहलाता है। कई कारक हैं जो मिट्टी को काटते छांटते हैं, जैसे बहता हुआ जल, वायु प्रमुख कारक है मृदा अपरदन के, मिट्टी को काट छांट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाने का। अब अंतिम प्रश्न है, चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन है? तो चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है। और एलुवियल सॉइल में भी कण के आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार दोमट जलोढ़ मिट्टी है, लोमी एलुवियल सॉइल है। दोमट जलोढ़ मिट्टी जिसमें बालू, सिल्ट और क्ले तीनों की मात्रा लगभग बराबर अनुपात में पाया जाता है, तो उसे दोमट जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और यह चावल की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है।
तो इस तरह से इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम लोग किए। इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आप सावधानी पूर्वक और आसानी से लिख सकते हैं और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस पुस्तक के अगले चैप्टर के साथ प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे, और इस चैप्टर को और अधिक समझने के लिए आप इस चैप्टर से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।